मैंने कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया था। हमारे परिवार में लोग कहते थे कि हमारी हर शादी से पहले एक चिट्ठी आती है, लाल स्याही में लिखी हुई, सिर्फ एक लाइन, शादी मत करना। बचपन में मुझे यह बस एक अजीब सी पारिवारिक कहानी लगती थी, लेकिन जब मेरी शादी तय हुई और वही चिट्ठी मेरे नाम आई, तब मुझे समझ आया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती। मेरी शादी तय होते ही घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों के फ़ोन, कार्ड छपवाने की बातें, शगुन की खरीदारी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। मैं खुद भी खुश था। निशा से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी। सादगी, पसंद, शांत स्वभाव की लड़की। हमारे बीच सब कुछ ठीक था। कोई ड्रामा नहीं, कोई पुराना रिश्ता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सब कुछ साफ। शादी में ठीक 20 दिन बाकी थे जब वो लिफाफा आया। साधारण सा भूरे रंग का लिफाफा, न कोई भेजने वाले का नाम, न कोई स्टैंप साफ दिखाई दे रहा था, बस मेरे नाम के नीचे घर का पता। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार मजाक कर रहा होगा। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, शादी मत करना। बस इतना। पहले तो मैं हंस पड़ा, लेकिन जब मैं उसे लेकर माँ के पास गया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने चिट्ठी मेरे हाथ से ऐसे छीनी जैसे कोई जहर छीन रही हो। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, ये फिर से आ गई। मैंने पूछा, फिर से मतलब? माँ ने जवाब देने के बजाय पापा की ओर देखा। पापा चुप थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसी रात पहली बार मुझे हमारे परिवार की उस कहानी का सच पता चला। पापा ने बताया कि मेरे दादाजी की शादी से पहले भी ऐसी ही चिट्ठी आई थी। उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। शादी हुई, सब कुछ ठीक चला, लेकिन ठीक 1 साल बाद दादी अचानक गायब हो गई। न कोई सबूत, न कोई शव। बस एक दिन सुबह उनका कमरा खाली मिला। पापा की शादी से पहले भी वही चिट्ठी आई थी। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। शादी के 3 महीने में बाद का पापा की बड़ी बहन, जो घर में ही रहती थी, सीढ़ियों से गिरकर मर गई। गिरना इतना साधारण नहीं था। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो आखिरी सांस तक पीछा करता रहा। मैंने पूछा, लेकिन ये सब शादी से कैसे जुड़ा? पापा ने धीरे से कहा, हर बार शादी से पहले चिट्ठी आती है और हर बार कोई ना कोई चला जाता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं चिट्ठी को बार बार याद करता रहा। उसकी स्याही जैसे आंखों के सामने तैर रही थी। अगले दिन मैंने निशा को इस बारे में बताने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। क्या फ़ायदा, बेकार का डर फैलेगा। लेकिन डर तो पहले ही फैल चुका था। शादी में 17 दिन बाकी थे जब घर के बाहर किसी ने रात में घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर एक लाल धागा पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा शादी के शगुन में बांधा जाता है। मैंने उसे उठाया तो वह हल्का सा गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने पकड़ा हो। मैंने आसपास देखा। गली सुनसान थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। उस रात मैंने पहली बार सपना देखा। मैं मंडप में बैठा हूँ, चारों तरफ रिश्तेदार हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन निशा का चेहरा घूंघट के नीचे साफ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे धुंध हो। मैं फेरे लेने के लिए उठता हूँ, तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, आखिरी मौका है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। वहाँ एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में। उसका चेहरा धुंधला है, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में। मैं घबरा कर जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। घड़ी में ठीक 3:17 बजे थे। अगले दिन मैंने निशा से मिलने का फैसला किया। कैफ़े में बैठकर मैंने सब कुछ बता दिया, चिट्ठी, परिवार की घटनाएं, सपना, सब। वो पहले तो चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम डर गए हो?
कोई तुम्हारे परिवार के साथ खेल रहा है। मैंने भी यही सोचा था, शायद कोई पुरानी दुश्मनी, शायद कोई मानसिक खेल। लेकिन उसी शाम जब निशा घर लौटी तो उसके दरवाजे के नीचे भी एक कागज मिला। उसने मुझे फोटो भेजी। उस पर लिखा था, उसे बचा लो। मैंने फोन मिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, यह मजाक नहीं है। अब डर सिर्फ मेरा नहीं था। हमने पुलिस में शिकायत की। उन्होंने इसे प्रैंक बताया। कहा शादी का सीजन है, लोग मजाक करते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, लिफाफों पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं। शादी में 12 दिन बाकी थे जब मेरे चाचा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो अस्पताल में भर्ती हुए। हालत स्थिर थी, लेकिन उन्होंने होश में आते ही मुझसे कहा, शादी रोक दे। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, वो वापस आ गई है। मैंने पूछा कौन, लेकिन वो फिर बेहोश हो गए। उस रात मैंने दादाजी की पुरानी अलमारी खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, फोटो और एक डायरी थी। डायरी दादी की थी। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में सामान्य बातें थीं, घर, खेती, त्योहार। लेकिन शादी के बाद के पन्नों में एक नाम बार बार आया था, सरला। दादी ने लिखा था कि शादी से पहले दादाजी की सगाई किसी और से तय थी, सरला। लेकिन किसी वजह से रिश्ता टूट गया। सरला ने खुदकुशी कर ली थी। उसी साल, उसी महीने। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसने कहा है, हमारे घर की हर शादी उसका अपमान होगी। वह हर बार आएगी शगुन लेकर। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये सब उसी से जुड़ा था? मैंने पापा से सरला के बारे में पूछा। उन्होंने पहले टाल दिया, लेकिन जब मैंने डायरी दिखाई तो उन्होंने सच बताया। सरला दादाजी की पहली मंगेतर थी। रिश्ता दहेज के कारण टूट गया। उसके बाद उसकी लाश कुएं में मिली थी। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, पापा ने कहा। इतने साल बाद कोई कैसे? उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उसी वक्त बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। बाहर से हवा की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई आंधी उठी हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी मुझे सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा दिखा, सफेद साड़ी। मैंने पलक झपकाई। वहां कुछ नहीं था। शादी में 8 दिन बाकी थे। रिश्तेदार आने लगे थे। घर में रौनक थी, लेकिन हर हंसी के पीछे एक डर छिपा था। मैं हर कोने में नजर दौड़ाता, हर अनजान आवाज पर चौंक जाता। निशा भी बदल गई थी। वो पहले जैसी खुलकर बात नहीं करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सच है तो शादी मत करो। मैंने कहा, और अगर ये सब झूठ निकला तो क्या हम डर के कारण पीछे हट जाएं? वो चुप हो गई। शादी में 5 दिन बाकी थे जब हमारी गली में एक हादसा हुआ। सामने वाले घर की बहू छत से गिर गई। वो हमारी शादी की तैयारियों में मदद कर रही थी। गिरने से पहले उसने चिल्लाया था, वो दुल्हन। लोगों ने इसे भी हादसा माना, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। मैंने फैसला किया कि सच जानना होगा। मैं उस गांव गया जहां सरला रहती थी। पुराना घर अब खंडहर बन चुका था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, तुम उसी खानदान से हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, सरला पागल नहीं थी, उसे धोखा मिला था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जिस घर ने उसे दुल्हन बनने से रोका, उस घर की हर दुल्हन उसकी होगी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कोई तरीका है इसे रोकने का? बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शादी मत करना। मैं खाली हाथ लौट आया। शादी में 2 दिन बाकी थे। मैंने पूरी रात जाग कर बिताई। मैं हर तर्क, हर संभावना सोचता रहा। क्या ये सामूहिक डर है? क्या हम घटनाओं को जोड़ रहे हैं, या सच में कोई शक्ति है जो हर बार लौटती है? शादी वाले दिन सुबह सब सामान्य था। बैंड, बाजा, मेहमान।
मैं सेहरा बांध रहा था, तभी एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया और भाग गया। उस पर लिखा था, अब भी समय है। मैंने उसे मुट्ठी में दबा लिया। बारात निकली, ढोल की आवाज़, नाचते लोग, लेकिन मुझे हर मोड़ पर लगा जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो। हवा ठंडी थी, जबकि मौसम गर्मियों का था। मंडप सजा हुआ था। निशा लाल जोड़े में बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। मैं उसके पास बैठा। मंत्र शुरू हुए। फेरे लेने के लिए हम उठे। पहला फेरा, सब सामान्य। दूसरा फेरा, अचानक हवा का तेज झोंका। तीसरा फेरा, मेरे कान में वही फुसफुसाहट। आखिरी मौका। मैंने कदम रोक दिए। लोगों ने सोचा मैं घबरा गया हूं। पंडित ने कहा, आगे बढ़ो। मैंने घूंघट उठाया और मेरा दिल रुक गया। घूंघट के नीचे निशा नहीं थी। सामने वही चेहरा था जो मैंने सपने में देखा था। सफ़ेद साड़ी, फीकी त्वचा और आंखें जो सीधे मेरी आत्मा में उतर रही थीं। मैं पीछे हट गया। मंडप में चीखें गूंज उठीं। पलक झपकते ही सब सामान्य था। घूंघट के नीचे निशा ही थी, घबराई हुई। लोग बोले, मुझे चक्कर आ गया, लेकिन मैं जानता था मैंने क्या देखा। उस पल मुझे समझ आ गया, ये किसी एक की जान लेने नहीं आती, ये हमारी खुशी छीनने आती है, हमें डर में जीने पर मजबूर करने आती है। मैंने पंडित से कहा, रुकिए। सबने मुझे घेरा। मैंने निशा की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने धीरे से कहा, अगर आज शादी हुई तो कोई जाएगा? हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने सेहरा उतार दिया। लोगों ने विरोध किया, रिश्तेदार चिल्लाए, लेकिन मैंने मंडप छोड़ दिया। शादी टूट गई। कई महीनों तक लोग बातें करते रहे। परिवार बदनाम हुआ। निशा मुझसे दूर हो गई। उसने कहा, मैं डर के आगे झुक गया। शायद वो सही थी, लेकिन उस रात कोई नहीं मरा। आज 5 साल हो गए हैं। मैंने शादी नहीं की। हर साल जब मेरे किसी चचेरे भाई की शादी तय होती है, वही चिट्ठी उनके पास पहुंचती है। अब तक 3 शादियां टूट चुकी हैं, और हर बार जिस दिन शादी रुकती है, उसी रात किसी को सपने में एक दुल्हन दिखती है, सफ़ेद साड़ी में। वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस दिन मैंने फेरे पूरे कर लिए होते तो क्या होता? क्या सच में कोई मरता, या हम सब अपने डर के कारण बिखर गए? लेकिन फिर मुझे वो आंखें याद आती हैं, और वो फुसफुसाहट, आखिरी मौका। आज भी कभी कभी मेरे दरवाजे पर लिफाफा आ जाता है, खाली, बिना कुछ लिखे, जैसे वो याद दिला रही हो कि उसका शगुन अब भी बाकी है। और सबसे डरावनी बात यह है, पिछले हफ्ते मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई है। आज सुबह उसके कमरे के बाहर एक लाल धागा मिला, और मैं जानता हूँ इस बार वो मुझे नहीं रोकेगी, क्योंकि शायद अब उसकी नज़र दूल्हे पर नहीं, दुल्हन पर है। अगर ये कहानी तुम सुन रहे हो और तुम्हारे घर में भी कभी ऐसी चिट्ठी आए, तो उसे मजाक मत समझना। कुछ शगुन खुशियों के नहीं होते, कुछ शगुन इंतज़ार करते हैं, और जब वक्त पूरा होता है तो वो अपना हक लेकर ही जाते हैं। बहन की शादी की तारीख तय होते ही घर का माहौल फिर से वैसा ही हो गया जैसे 5 साल पहले था। फ़र्क बस इतना था कि इस बार मैं दूल्हा नहीं था, लेकिन डर वही पुराना था, और शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा गहरा। मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर सच में सरला की आत्मा हमारे घर से बंधी है, तो उसे ख़त्म करने का कोई रास्ता भी होगा। हर कहानी का अंत होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। बहन रिया मुझसे छोटी है। उसे मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। वो पहले तो हंसी, बोली, भैया आप अभी तक उसी बात में अटके हो। लेकिन जब मैंने उसे दादी की डायरी दिखाई और वो पुरानी चिट्ठियाँ जो मैंने संभाल कर रखी थीं,
उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसने धीमे से पूछा, अगर सच में कुछ है तो आप क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, इस बार शादी नहीं रुकेगी, जो भी है उसका सामना करेंगे। शादी में 15 दिन बाकी थे जब पहली घटना हुई। रिया के कमरे में रखा दर्पण अपने आप टूट गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई झटका नहीं। बस सुबह जब वो तैयार होने गई तो आईना बीच से चटका हुआ था और दरार ठीक उसके चेहरे की जगह से गुजर रही थी। माँ ने इसे अपशकुन कहा। पापा चुप रहे। मैंने शीशे के टुकड़े उठाते हुए महसूस किया कि वो ठंडे नहीं थे, हल्के गर्म थे, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। उसी रात रिया ने मुझे जगाया। उसकी सांस तेज थी। उसने कहा, भैया कोई मेरे कमरे में था। मैं भागकर उसके कमरे में गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की भी, लेकिन कमरे में हल्की सी गीली मिट्टी की गंध थी, जैसे पुराने कुएं के पास आती है। रिया ने कहा, मैं सो रही थी, फिर लगा कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा है। मैंने आंखें खोली तो एक दुल्हन सफ़ेद साड़ी में बस मुझे देख रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस बार वो सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही थी, वो करीब आ रही थी। अगले दिन मैं उसी बूढ़ी औरत के पास फिर गया, गांव में। उसने मुझे देखते ही कहा, वो लड़की अब बड़ी हो गई है। मैंने पूछा, मतलब? वो बोली, पहले वो दूल्हों को रोकती थी, अब उसे दुल्हन चाहिए। अधूरी दुल्हन की आत्मा पूरी दुल्हन की तलाश में है। मैंने गुस्से में कहा, तो उसे रोका कैसे जाए? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सरला की मौत कुएं में हुई थी। उसका शरीर मिला था, लेकिन उसकी शादी कभी नहीं हुई। उसके नाम का सिंदूर, उसका जोड़ा, सब अधूरा रह गया। उसे विदा नहीं मिली। तो मैंने पूछा, तो उसे विदा दो। मैं समझा नहीं। उसने समझाया, उसकी अधूरी शादी पूरी करो, प्रतीकात्मक रूप से। उसका नाम लेकर, उसका मान देकर उसे स्वीकार करो, तभी शायद वो छोड़ दे। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। क्या सच में एक आत्मा मान सम्मान से शांत हो सकती है? घर लौटकर मैंने पापा से बात की। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम उस नाम को फिर से घर में नहीं लाएंगे। लेकिन जब उसी रात रिया के हाथ पर लाल स्याही से लिखा मिला, मेरी बारी, तब पापा का हौसला भी टूट गया। हमने फैसला किया। शादी से 2 दिन पहले रात के समय हम 4 लोग, मैं, पापा, माँ और रिया, पुराने कुएं के पास गए। वही कुआं जहाँ सरला ने जान दी थी। अब वो सूखा पड़ा था, आधा बंद। हम साथ में एक लाल जोड़ा, चूड़ियाँ, सिंदूर और एक छोटी सी फोटो ले गए थे, जो दादी की डायरी में मिली थी। सरला की एकमात्र तस्वीर। रात शांत थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने सामान रखा, हल्की ठंडक फैल गई। पापा ने कांपती आवाज में कहा, सरला, हमने गलत किया था। दहेज के लालच में रिश्ता तोड़ा, तुम्हारा अपमान हुआ। आज हम तुम्हें बेटी मानकर विदा दे रहे हैं। माँ ने जोड़ा आगे रखा, मैंने फोटो को कुएं के किनारे रखा। रिया ने धीरे से सिंदूर की डिबिया खोली और कुएं में थोड़ा सा डाल दिया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा। जोड़ा खुद ब खुद कुएं के अंदर खिंच गया। चूड़ियां खनकती हुई नीचे गिरी। हमें लगा जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और तभी कुएं के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। हंसी, बहुत हल्की लेकिन साफ। माँ रो पड़ी। पापा ने आंखें बंद कर लीं। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। अंधेरा था, लेकिन कुछ सफेद सा धीरे धीरे धुंध में बदलता दिखा और फिर गायब हो गया। उस रात पहली बार में हमें लगा कि शायद सब खत्म हो गया। शादी का दिन आया। इस बार घर में डर कम था। रिया शांत थी। उसने कहा, भैया, कल रात वो सपने में आई थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या कहा उसने? रिया मुस्कुराई। कुछ नहीं,
बस दूर खड़ी थी और उसके हाथ में लाल जोड़ा था। बारात आई, सब सामान्य, मंडप सजा, फेरे शुरू हुए। पहला फेरा सब ठीक, दूसरा हल्की हवा, तीसरा मैंने चारों तरफ देखा, कोई फुसफुसाहट नहीं। चौथा पंडित की आवाज साफ। सातवां फेरा पूरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिया की विदाई हुई। वो रोते हुए गाड़ी में बैठी, लेकिन इस बार उस रोने में डर नहीं था, सिर्फ बिछड़ने का दर्द था। उस रात घर में कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई लाल धागा नहीं मिला। मैंने कई दिनों तक इंतजार किया, हर आहट पर चौंका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महीने बीत गए। पहली बार हमारे परिवार में शादी के बाद कोई हादसा नहीं हुआ। मैंने सोचा, क्या सच में वो शांत हो गई? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद रिया ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज सामान्य थी। उसने बस इतना कहा, भैया मैंने आज एक सपना देखा। मेरे अंदर पुराना डर जाग गया। क्या देखा? वो बोली, एक दुल्हन थी, लेकिन इस बार वो सफेद में नहीं थी, लाल जोड़े में थी और वो कुएं से दूर जा रही थी। मैंने पूछा, उसने कुछ कहा? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ। क्या? उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। उसने कहा, अब शगुन पूरा हुआ। उसके बाद लाइन कट गई। मैंने दोबारा फोन मिलाया, नेटवर्क नहीं। उस पल मेरे दिल में जो सन्नाटा उतरा वो आज तक नहीं गया, क्योंकि उस दिन के बाद से हमारे घर में कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई लाल धागा नहीं मिला। लेकिन कभी कभी रात के 3:17 पर मुझे अब भी हल्की सी चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई विदा लेते लेते आखिरी बार मुड़कर देख रहा हो। रिया की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। घर में इस बार खुशी थी, असली वाली। माँ अक्सर कहती, देखा, मान देने से आत्मा भी शांत हो जाती है। पापा पहले से हल्के लगते थे और मैं खुद को समझा चुका था कि जो कुछ हुआ उसका अंत हो चुका है। लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं। रिया ने एक दिन मुझे वीडियो कॉल किया। उसके पीछे उसका नया घर दिख रहा था। दीवारों पर शादी की तस्वीरें लगी थीं, सब सामान्य, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान थी। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? वो मुस्कुराई, हाँ भैया, बस नींद कम हो रही है। क्यों? उसने हिचकते हुए कहा, कभी कभी रात में लगता है जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। चूड़ियों की आवाज़ बहुत हल्की। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने खुद को संभाला। नई जगह है, दिमाग खेल करता है। उसने भी सिर हिला दिया। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे अंदर पुराना डर फिर से जाग गया था। 2 हफ्ते बाद रिया ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। घर में जश्न जैसा माहौल हो गया। माँ ने तुरंत पूजा रखवाई, पापा ने मिठाई बांटी। मुझे लगा शायद यही जीवन का तरीका है, डर के बाद खुशियाँ। लेकिन उसी रात मुझे फिर वही सपना आया। मैं उसी सूखे कुएं के पास खड़ा हूँ। इस बार कुएं के अंदर पानी है, गहरा, काला। उसमें लाल जोड़े का एक टुकड़ा तैर रहा है और पानी की सतह पर किसी का चेहरा धीरे धीरे ऊपर आता हुआ। मैं पीछे हटना चाहता हूँ, लेकिन पैर जमे हुए हैं। फिर वो चेहरा साफ होता है। वो सरला नहीं है, वो रिया है। मैं झटके से जाग गया। घड़ी में 3:17। मैंने तुरंत रिया को फोन किया। उसने नींद भरी आवाज में उठाया। सब ठीक था। मैंने सपना नहीं बताया, खुद को डांटा, बस दिमाग है। लेकिन अगले ही दिन रिया ने खुद मुझे कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया आज सुबह मेरे तकिए के नीचे कुछ मिला। मेरी सांस अटक गई। क्या? एक छोटा सा कागज। मेरे कानों में जैसे पुरानी गूंज लौट आई। क्या लिखा था? मैंने धीरे से पूछा। रिया ने पढ़कर सुनाया, शगुन लिया जाता है,
लौट आया नहीं। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। हमने तो शगुन पूरा कर दिया था, फिर ये क्या। मैं उसी दिन उसके ससुराल पहुंचा। घर अच्छा था, खुले आंगन वाला, लेकिन अंदर घुसते ही वही गीली मिट्टी की हल्की गंध महसूस हुई जो उस रात कुएं के पास आई थी। रिया ने वो कागज़ दिखाया, वही लाल स्याही, वही टेढ़ी लिखावट। मैंने उसके पति अंशुल से पूछा, किसी को पता है पुरानी कहानी के बारे में? वो बोला, नहीं, रिया ने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने रिया की ओर देखा। उसने आंखें झुका ली, शायद वो सब भूल जाना चाहती थी। उस रात मैं वहीं रुक गया। करीब 3 बजे आंगन से खनक की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैं उठकर बाहर आया। चांदनी हल्की थी। आंगन के बीचों बीच तुलसी का चौरा था। उसके पास कोई खड़ा था, सफ़ेद नहीं, लाल जोड़े में। मैंने पलक झपकाई, वो गायब, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, कुएं के पानी जैसे। मैंने साहस करके उन निशानों का पीछा किया। वे सीधे रिया के कमरे तक गए और दरवाजे के बाहर रुक गए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। रिया गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर हल्का सा लाल निशान था, जैसे किसी ने सिंदूर छुआ हो। मैंने उसे जगाया नहीं। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैंने अंशुल को सब बता दिया, दादी की डायरी, कुएं की रात, विदाई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर उसने मान लिया था तो अब क्यों? ये सवाल मेरे पास भी था। मैं फिर उसी बूढ़ी औरत के पास गया। इस बार वो मुझे देखकर बोली, तुमने उसे विदा तो किया, पर दुल्हन किसे बनाया? मैंने कहा, हमने उसका मान रखा, जोड़ा, सिंदूर। वो बीच में ही बोली, सिंदूर किसके नाम का? मैं चुप हो गया। हमने बस प्रतीक किया था, लेकिन क्या हमने सच में उसे दुल्हन माना, या बस डर के कारण एक रस्म निभाई? बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, अधूरी आत्मा को आधा समाधान मत दो, वो फिर लौटती है। लेने? क्या लेने? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। वंश। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। रिया माँ बनने वाली थी। मैं घर लौटा। उस रात मैंने रिया के कमरे में ही बैठकर पहरा दिया। अंशुल भी जाग रहा था। हमने तय किया कि आज कुछ भी हो हम डरेंगे नहीं। 3:17 हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे की खिड़की अपने आप खुली, पर्दे फड़फड़ाने लगे। रिया अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हमें नहीं देख रही थी। उसकी आवाज़ बदली हुई थी, शगुन अधूरा है। अंशुल ने उसे पकड़ लिया। रिया। लेकिन वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, वही मुस्कान जो मैंने सालों पहले महसूस की थी। मैंने हिम्मत करके कहा, सरला, हमने तुम्हें विदा दी थी। रिया के होंठ हिले। विदा नहीं, स्थान चाहिए। कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवार पर एक परछाई उभरी, एक दुल्हन की, लेकिन उसके पीछे दूसरी छोटी सी परछाई, जैसे किसी बच्चे की। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या वो रिया के बच्चे को? मैंने जोर से कहा, नहीं, यह उसका जीवन है, उसका शगुन नहीं। अचानक सब शांत हो गया। रिया ढहकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी सांस सामान्य हो गई। कमरा फिर सामान्य। हमने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, प्रेगनेंसी में ऐसे एपिसोड हो सकते हैं, तनाव। लेकिन हम जानते थे ये सिर्फ तनाव नहीं था। अब बात साफ थी, ये बदला नहीं था, ये दावा था। सरला दुल्हन बनना चाहती थी, और अब माँ। मैंने उसी रात फैसला किया, अगर उसे स्थान चाहिए तो उसे नाम देना होगा, स्वीकार करना होगा, छुपाकर नहीं। अगले दिन हमने घर में एक छोटी सी पूजा रखी। इस बार डर के कारण नहीं, स्वीकार के कारण। मैंने सबके सामने कहा, हम सरला को अपने परिवार की बेटी मानते हैं। उसका नाम हमारे घर की वंशावली में लिखा जाएगा। पापा ने कांपते हाथों से पुराने रजिस्टर में एक नया नाम जोड़ा, सरला, दादाजी की पहली मंगेतर।
हमने उसके नाम से अनाथालय में दान किया। उसकी तस्वीर को एक फ्रेम में रखकर तुलसी के पास लगाया। उस रात 3:17 पर मैं जाग रहा था। कोई खनक नहीं हुई, कोई परछाई नहीं, सिर्फ हल्की सी हवा चली और मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से कहा हो, अब स्थान मिला। महीने बीते। रिया ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार उस बच्ची को गोद में लिया, उसने आंखें खोली। एक पल के लिए मुझे उनमें वही गहराई दिखी, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। सामान्य, मासूम। मैंने खुद को समझाया, डर की परछाइयां अक्सर हमारी आंखों में रहती हैं। आज कई साल बीत चुके हैं। अब कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई लाल धागा नहीं मिलता, लेकिन हमारे घर की वंशावली में एक नाम हमेशा रहेगा, सरला। हम उससे अब डर से नहीं, सम्मान से याद करते हैं, और शायद यही असली शगुन था। डर नहीं, स्वीकार। रिया की बेटी का नाम हमने आर्या रखा। नाम रखते समय माँ ने कहा था, नई शुरुआत का नाम होना चाहिए। सबने हामी भरी। घर में अब पहले जैसा डर नहीं था, लेकिन पूरी तरह सुकून भी नहीं, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी, जिसमें हवा तो शांत है पर पेड़ अब भी कांप रहे हैं। आर्या जैसे जैसे बड़ी होने लगी, घर में रौनक लौट आई। उसकी हंसी बहुत अलग थी। खिलखिलाती तो लगती थी जैसे आंगन में घंटियां बज उठी। माँ अक्सर कहती, देखो कैसी चमक है इसकी आंखों में। मैं हर बार अनजाने में उन आंखों को थोड़ा ज्यादा देर तक देखता। पहले साल तक सब सामान्य रहा। दूसरे साल एक अजीब बात शुरू हुई। आर्या जब भी कागज और पेंसिल पकड़ती, वो एक ही चीज बनाती, एक गोल घेरा, और उसके पास लंबी सी आकृति जिसके सिर पर घूंघट जैसा कुछ। हमने सोचा बच्चे यूं ही बनाते हैं, लेकिन एक दिन उसने उस आकृति के नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा, ला ला। रिया ने हंसते हुए कहा, शायद लड्डू लिखना चाहती है, लेकिन मेरे भीतर कुछ सख्त हो गया था। उस रात मैं देर तक जागता रहा। अब 3:17 पर कोई आवाज नहीं आती थी, पर उस समय के आसपास एक अजीब सी बेचैनी जरूर महसूस होती थी, जैसे हवा थोड़ी भारी हो जाती हो। एक दिन आर्या आंगन में अकेली खेल रही थी। मैं पास ही बैठा था। उसने अचानक खाली हवा की तरफ देखा और बोली, लाल वाली दीदी आई हैं। मेरा दिल जैसे थम गया। मैंने सामान्य बनने की कोशिश की। कौन दीदी? वो मुस्कुराई। जो झूला धक्का देती हैं। झूला हल्का सा हिल रहा था, हवा नहीं चल रही थी। मैंने तुरंत रिया को बुलाया। हमने आर्या से दोबारा पूछा। उसने वही जवाब दिया, लाल वाली दीदी कहती हैं मैं उनकी हूँ। रिया के चेहरे से खून उतर गया। हमने सोचा, क्या हमने सच में उसे स्थान दे दिया था, या हमने बस दरवाज़ा खोल दिया था। उस रात मैंने पापा से कहा, शायद कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया है। पापा थक चुके थे। उन्होंने धीमे से कहा, अगर वो अब नुकसान नहीं कर रही तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता था, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद आर्या ने नींद में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ सामान्य नहीं लगती थी, जैसे कोई और लहजा हो। एक रात मैंने साफ सुना, अब वंश मेरा है। मैं ठिठक गया। सुबह उसे कुछ याद नहीं था। मैं फिर उसी गांव गया। इस बार बूढ़ी औरत का घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया, वो तो महीने भर पहले चल बसी, जैसे आखिरी जवाब देने के बाद वो भी चली गई हो। अब मेरे पास कोई नहीं था जिससे पूछ सकूं। मैंने दादी की डायरी फिर से निकाली, आखिरी पन्नों को ध्यान से पढ़ा। एक लाइन थी जिसे मैंने पहले नज़रअंदाज कर दिया था, जिस दिन उसे अपना मान लोगे वो खून में घुल जाएगी। खून में घुल जाएगी। क्या इसका मतलब? मुझे अचानक सब समझ में आने लगा। हमने उसे स्थान दिया, नाम दिया, स्वीकार किया, लेकिन शायद आत्माएं सिर्फ स्मृति नहीं बनती, वे एक असर भी बनती हैं। उस रात मैंने एक फैसला लिया। मैं आर्या के कमरे में गया।
वो सो रही थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मासूम, शांत। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़की के पास हल्की सी लाल परछाई उभरी, साफ नहीं, बस धुंधली। मैंने डर को निगला। तुम्हें स्थान मिला, नाम मिला, अब और क्या चाहिए? कुछ क्षण की खामोशी, फिर बहुत धीमी फुसफुसाहट। भूलना मत। क्या? मैंने पूछा। अन्याय। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रख दिया हो। शायद ये बदला नहीं था, शायद ये स्मृति थी। वो चाहती थी कि उसका दर्द मिटाया न जाए, कि उसे इतिहास से हटाया न जाए। मैंने कहा, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन बच्ची को छोड़ दो, उसे अपना जीवन जीने दो। लाल परछाई कुछ पल स्थिर रही, फिर धीरे धीरे हल्की होती गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। उसके बाद से आर्या ने लाल वाली दीदी का जिक्र करना बंद कर दिया। उसकी ड्राइंग बदल गई। अब वो सूरज, पेड़, घर बनाती है। लेकिन हमारे घर की वंशावली में एक नाम हमेशा रहेगा। हर साल उसकी बरसी पर हम एक दीपक जलाते हैं, उसके नाम से दान करते हैं। उसकी कहानी छुपाते नहीं, क्योंकि शायद कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वे याद दिलाने आती हैं। आज जब मैं ये सब बता रहा हूँ, आर्या 5 साल की हो चुकी है। कभी कभी उसकी आंखों में वही गहराई दिखती है, लेकिन अब उसमें डर नहीं, समझ है। और हर साल शादी के मौसम में मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर एक अजीब सी राहत महसूस करता हूँ। कोई लिफाफा नहीं आता, कोई लाल धागा नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी तुम्हारे घर में कोई पुरानी कहानी दबी हो, कोई अधूरा वादा, कोई अन्याय, तो उसे हंसी में मत उड़ाना, क्योंकि कुछ शगुन खुशियों के लिए नहीं आते, कुछ शगुन याद दिलाने आते हैं कि जो अधूरा छोड़ा जाता है वो पीढ़ियों तक अपना हिस्सा मांगता है। और अगर तुम उसे सम्मान दे दो तो शायद वो तुम्हारे खून में घुलकर डर नहीं, सीख बन जाए।